नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर जो विपक्ष इस समय हमलावर है सत्ता पक्ष पर, सरकार पर और बीजेपी पर, उसको लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, राज्यसभा भी 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन जो संसद परिसर में प्रदर्शन चल रहा है विपक्ष का, वो लगातार जारी है और किसी भी कीमत पर विपक्ष इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार मांग हो रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयानों के लिए माफी मांगे, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें और बिना उनके माफी मांगे विपक्ष किसी भी तरह से वो इस अपने प्रदर्शन को कम करने पर किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। लगातार आप ये जो विजुअल्स देख रहे हैं, विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। और जब से 17 तारीख को जब राज्यसभा में ये बयान दिया गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, जो तंज किया और जो मजाक उड़ाया, जो उनके नाम को लेकर जिस तरह से उन्होंने चर्चा की, जो विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने बहुत अपमान किया और ये उस उनकी विचारधारा को दिखा रहा है जिस विचारधारा के वो पोषक हैं, जो उनका जिसको वो मानते हैं। तो ये जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा पर प्रहार है विपक्ष का, उसका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में वो चीज़ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और उसी का नतीजा है उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जिन शब्दों का और जिस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग किया है। ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी हैं कांग्रेस की नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रहे हैं और ये प्रदर्शन विपक्ष के सभी जो सांसद हैं वो एकजुट होकर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है। कल के प्रदर्शन की जो घटना हुई और जिसमें धक्का मुक्की हुई और बीजेपी के जो 2 सांसद गंभीर रूप से उनको बताया जा रहा है कि चोटें आई हैं, उसकी भी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और हम आज चर्चा करेंगे कि वो चोटें कितनी गंभीर हैं और अभी उनकी किस तरह की उनकी स्थिति है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है और उस घटना को भी जिस तरह से इसी राजनीति से जोड़कर देख रहा है, उसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं और यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा कि उनको धक्का दिया गया, वो गिर गए और कुछ देर बैठे रहे, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो गंभीर जो धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। हालांकि उसमें ये धारा भी जुड़ी हुई थी कि जिसको कहते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर धक्का मुक्की के आरोप लग रहे हैं, उसके वीडियो फुटेज अभी तक नहीं मिले हैं वहां, लेकिन पुलिस में एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज कराई गई है। कांग्रेस पार्टी की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से इन सारी चीज़ों में भी भेदभाव होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 2 सांसद हैं जिनको चोटें लगी हैं और गंभीर चोटों की बात की जा रही है, क्या अपडेट है, क्या ताज़ा खबर है अमलेंदु जी? किस स्थिति में अभी हैं? कल तो आईसीयू में थे और लगातार वहाँ से तस्वीरें आ रही थी कि जो प्रताप सारंगी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। अभी क्या स्थिति है? हाँ, अभी स्थिति समीर ये है कि आईसीयू में लगातार फोटो सेशन जारी है और आईसीयू में ही मोबाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। तो आईसीयू में आप समझ सकते हैं किस तरीके से फोटो सेशन जारी है, कितनी गंभीर चोटें आई होंगी जो आईसीयू में भर्ती हैं। और प्रताप सारंगी का भी पहले बयान ये था कि उनको धक्का पीछे से दिया। मुकेश राजपूत का भी बयान ये है कि धक्का पीछे से दिया। इसका मतलब कोई षड्यंत्र भाजपा के सांसद ही इन दोनों सांसदों के खिलाफ रच रहे थे। ऐसा भी लगता है कि पीछे से धक्का देके ताकि वो आगे जाके गिर जाए या कुछ हो, ये समझ में आ रहा है समीर जी। तो अभी तो जानकारी यही है कि वो फोटो सेशन जो है वो आईसीयू में भी जारी है। तो अभी यानी कुल मिलाकर अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है प्रताप सारंगी को चोटें आई, उनके सिर में चोट आई। जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए, लगातार शीत सत्र में लोकसभा स्थगित भी अब हो गई है अनिश्चितकाल के लिए, यानी अब अगले सत्र में असेंबल होगी। इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं।
जिस तरह से तमाम मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहा, चर्चा की मांग करता रहा और आखिर में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर आंबेडकर को लेकर बयान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। और भारतीय विपक्ष का यह कहना है कि ये जो धक्का मुक्की और चोट की बातें हो रही हैं, ये सारी चीजें तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस कदर घिरी हुई है कि उसके पास जवाब नहीं है। क्यों घिरी हुई है? क्योंकि ये आरोप लगते हैं कि जो संविधान को बदलने के आरोप लगते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अगेंस्ट चलने के आरोप लगते हैं, और वो चीजें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो कुछ कहा, सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन जो विपक्ष का ये कहना है कि भले ही सदन स्थगित हो गई हो, लोकसभा भी स्थगित हो गई हो, राज्यसभा भी स्थगित ही हो जाएगी अनिश्चित काल के लिए, लेकिन ये जो मुद्दा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग का, उनके इस्तीफे की मांग का, ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने वाला है। जयराम रमेश को सुनते हैं। गांधी के ऊपर विभिन्न धाराओं के अंदर जो है एफआईआर दर्ज की है और क्राइम ब्रांच अब दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे उनको। पर जो कल मकर द्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे। और ये पूरी एक साजिश थी, एक वेल प्लान्ड साजिश था। सोच समझ कर इन्होंने ये साजिश रचाई है और ये पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को गृह मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। और हमने कहा, प्रधानमंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मांग की प्रधानमंत्री से, आप बर्खास्त करो गृह मंत्री को और उनको माफी मांगनी चाहिए। और सभी पार्टियों ने, देश के सभी पार्टियों ने कहा है कि जिस तरीके से और जिस भाषा में गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता को अपमानजनक बातें कही हैं, माफी मांगनी चाहिए। पर उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब पूरा कल का ड्रामा रचा गया है और आज भी कुछ ड्रामा रचाएंगे। हालांकि आज 12 बजे को दोनों सदन स्थगित होंगे, साइनेट एडजर्न होंगे, पर फिर भी एक और मौका मिलेगा उनको ड्रामा रचाने के लिए। ये सब बिल्कुल सोच समझ कर साजिश थी। शिकायत करना, नीचे गिर पड़ना, आईसीयू में भर्ती करना, आरएमएल के डॉक्टर से एक बयान दिलवाना, ये सब तो बिल्कुल गृह मंत्री का खेल है और कुछ नहीं है। अगर जब एफआईआर, और ये एफआईआर किसके खिलाफ है? ये एफआईआर राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। ये एफआईआर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं है, एलओपी लोकसभा के प्रतिपक्ष के खिलाफ ही नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। एक तरफ से देखा जाए, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो अपमानजनक बातें कही गृह मंत्री ने, वो अपमानजनक थी 17 दिसंबर को। ये एफआईआर भी उसी श्रृंखला में एक अगला कदम है। डॉक्टर अम्बेडकर की वकालत करने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। यही है ना? क्या गुनाह की डॉक्टर राहुल गांधी जी ने? तो बड़ी बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर नहीं है, बल्कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है। लेकिन अमलेंदु जी, आपने सुना जयराम रमेश जिस तरह से कह रहे हैं कि ये पूरा सीन ही स्क्रिप्टेड है कि प्रदर्शन होना और जो विपक्ष के लोगों को संसद के भीतर जाने से रोकना, उन पर हमले करना और गिर जाना, उसके बाद आईसीयू चले जाना, ये आरोप लगा रहे हैं जयराम रमेश। आखिर इसमें कितनी इसमें सच्चाई दिखाई पड़ रही है? ये जो पूरा मामला जिसको कह रहे हैं कि सब स्क्रिप्टेड है, ये देखिए समीर जी, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और जो वीडियो सामने आए, कल भी जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि पूरा स्क्रिप्टेड है। चूंकि अमित शाह बुरी तरीके से घिर चुके हैं और अमित शाह के साथ साथ नरेंद्र मोदी घिर चुके हैं। चूंकि समीर जी, अमित शाह जो थे वो नरेंद्र मोदी की जगह भाषण दे रहे थे, जवाब नरेंद्र मोदी को देना था। नरेंद्र मोदी चूंकि गायब थे संसद से, तो अमित शाह जो थे वो दे रहे थे। यानी हो सकता है कि जो भाषण लिखा गया था 34 पन्ने का, वो नरेंद्र मोदी ने के लिए लिखा गया हो और उसको अमित शाह ने जाकर पढ़ा है। तो यानी जो
डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपमानजनक बातें कही गई अमित शाह द्वारा, वो अमित शाह द्वारा नहीं बल्कि वो नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं, चूंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी की जगह मौजूद थे। तो इसका मतलब अगर अमित शाह का इस्तीफा होता तो अमित शाह फिर इस्तीफा मांग लेंगे नरेंद्र मोदी का कि ये तो भाषण आपका था, मैंने तो आपका भाषण पढ़ा था और अब जो है आप इस्तीफा दीजिए, चूंकि मेरी गलती नहीं है, गलती तो आपकी है, ये नरेंद्र मोदी से कह सकते हैं। तो इसलिए पूरा ये स्क्रिप्टेड है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे के बाद लगातार ट्वीट कर दिए उन्होंने उनके बचाव में, लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए। हालांकि वो अब कितने डिलीट करेंगे नहीं करेंगे वो अलग का मसला है, जो वो ट्वीट डिलीट भी बहुत करते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो करेंगे नहीं करेंगे वो अलग का मसला है। लेकिन वो जिस तरीके से लाठी डंडे लेकर बीजेपी के सांसद जा रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है लाठी डंडों से राहुल गांधी को रोका जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे पे हमला हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे गिर जाते हैं और प्रियंका गांधी बता रही है किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे गिरे, फिर उनके लिए किस कुर्सी का इंतजाम किया गया, उनको किया गया। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं और वो फुटेज जो है सीसीटीवी की वो अभी तक नहीं दी जा रही है जी। हाँ, जो धक्का मुक्की के जो आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी के धक्के से वो गिर गए, जबकि जो दूसरे सांसद हैं वो कह रहे हैं मुकेश राजपूत की धक्का किसी ने राहुल गांधी को दिया और राहुल गांधी के पास वो खड़े थे। नहीं, जी, राहुल गांधी को नहीं दिया, राहुल गांधी उनके सामने थे। हाँ। और धक्का जो था वो पीछे से दिया, मुकेश राजपूत को पीछे से धक्का दिया। यानी बीजेपी वालों ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया और मुकेश राजपूत आगे गिर पड़े जी। यानी मुकेश राजपूत के ऊपर और भी हमला कर सकते थे बीजेपी के लोग, यानी ये आपस में ही सब कुछ कर सकते हैं, ये भी बातें अब समझ में सामने आ रही हैं। तो और वही बात कह रहे हैं जयराम रमेश की सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी कि कौन गिरेगा ये तक वहां पे पता था कि तो ये बहुत बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है। लेकिन और ये भी बता दें अपने दर्शकों को, इन आरोपों की पुष्टि इसलिए भी होती है क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक उसके जो वीडियो फुटेज सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं अभी आए हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए हैं। और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल पा रहे हैं जबकि पूरे संसद परिसर में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। और अमलेंदु जी, सीसीटीवी फुटेज तो अभी उसके भी नहीं आए जो राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिली हुई थी और जो अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे मिली हुई थी कि किसने रख दिया, कहां से वो नोटों की गड्डियां आई, उसको लेकर भी जबरदस्त हंगामा हुआ था सत्ता पक्ष के लोगों ने उसको कि ये नोट की गड्डियां कहां से आई। ये भी नहीं सोचा कि आखिर जो सुनेंगे लोग वो क्या कहेंगे कि कोई भी सांसद नोटों की गड्डियां लेकर तो नहीं आएगा। अगर वो नोटों की गड्डियां पाई गई हैं तो कहीं ना कहीं साजिशन रखी गई होगी, उसके फुटेज भी अब तक शायद नहीं आए। उसके फुटेज भी नहीं आएंगे समीर जी। इसका मतलब कि अगर संसद के अंदर नोटों की गड्डियां इस तरीके से पहुंच सकती हैं, लाठियां लेकर बीजेपी के सांसद पहुंच सकते हैं, तो कल को ये AK-47 लेकर भी पहुंच सकते हैं। ये कुछ भी तो सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, सुरक्षा का मुद्दा है। हाँ। तो जितने भी बीजेपी के सांसद जो दिखाई पड़ रहे हैं लाठियां लिए हुए हाथों में, वो लाठियों में पोस्टर लगे हैं, उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुरक्षा की संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई है। ये तो संसद की सुरक्षा का मसला है कि बीजेपी के सांसद लाठी लेकर कैसे पहुंचे हैं और आज भी पहुंचे। आज फिर उन फुटेज को हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह से सत्ता पक्ष के तमाम सांसद जो कल लाठी डंडों में अपने उन्होंने पोस्टर्स लगा रखे थे, आज फिर उसी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये आप देख सकते हैं, विपक्ष के सांसद केवल पोस्टर लिए हुए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, एमपीज हैं, वो किस तरह से लाठी डंडों में अपने पोस्टरों को लेकर चल रहे हैं। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर लाठी डंडे लेकर कैसे सांसदों को भीतर आने की अनुमति दी गई। और इन्हीं सांसदों ने रोकने की कोशिश की थी कल विपक्ष के सांसदों को जब वो संसद के भीतर प्रवेश कर रहे थे। उसी समय ये हंगामा हुआ और उसमें बताया जा रहा है कि चोटें लगी हैं, जिसको जयराम रमेश कह रहे हैं कि पूरी तरह से वो स्क्रिप्टेड सीन है। हर चीज पता थी कि कैसे क्या करना है, यानी उनके गिरने से लेकर चोट लगने से लेकर और आईसीयू तक जाने से, ये आप देख सकते हैं किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। और आज भी उसी तरह से जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो डंडों में, लाठी डंडों में अपने पोस्टर लेकर आए हुए थे। एक बार उसको भी हम देखेंगे किस तरह से उनका प्रदर्शन चल रहा है सत्ता पक्ष के लोगों का। तो ये चीजें हैं जिस पर ये आरोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन विपक्ष किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ही सदनों का आज चूंकि आखिरी दिन भी है इस शीत सत्र का, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो अपना इस मुद्दे पर, यानी जो गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के
अपमान का जो मामला है उस पर वो उनसे माफी मांगने की मांग अपनी जारी रखेंगे और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं उनका आंदोलन और प्रदर्शन ये चलता रहेगा। एक बार सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया सीधे तौर पर और भारतीय जनता पार्टी अब उसको किसी भी तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनते हैं। आज पार्लियामेंट खत्म हो रहा है, आखिरी दिन में क्या कुछ करना? देखिए, हाउस तो खत्म हो जाएगा लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमजोर करने का काम करती है। सर, कल की घटना को लेकर राहुल गांधी पर FIR दर्ज। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। गृह मंत्री के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो अखिलेश यादव भी वही बात कह रहे हैं जो जयराम रमेश कह रहे थे कि ये स्ट्रेटजी है, स्क्रिप्टेड है पूरी तरह से और भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, बार बार ये कह रही है। तो बिल्कुल इस मामले में जो रुख दिखाई पड़ रहा है और स्ट्रेटजी की बात जो हो रही है अमलेंदु जी, वो साफ दिखाई पड़ रही है और जो किसी तरह के उसके प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं, फुटेज नहीं मिले हैं, इससे ये साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। हाँ, बिल्कुल समझिए, दाल में काला नहीं हो सकता, पूरी दाल ही काली हो, जैसा कि अखिलेश यादव और जयराम रमेश दोनों का कहना है कि ये पूरी की पूरी दाल जो है वो काली है और ये स्क्रिप्टेड है मामला, पूरा एक षड्यंत्र है। और समीर जी देखिए, ये तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि ये अपने लोगों के खिलाफ भी बहुत साजिशें करते रहते हैं सब जी। दीनदयाल उपाध्याय का मसला अभी तक नहीं सुलझा है और कोई मांग नहीं करता कि उनकी जाँच कराई जाए। दीनदयाल उपाध्याय किस तरीके से काल कवलित हुए उनके बारे में कोई बात नहीं करता कि इनकी जाँच कराई जाए। बलराज मधोक की आत्मकथा पढ़िए, किस तरीके से षड्यंत्रकारी है वो आत्मकथा में उन्होंने लिखा है। आडवाणी जी के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ भी किस तरीके के षड्यंत्र। तो ये अपने लोगों के साथ जब षड्यंत्र कर सकते हैं तो दूसरों के साथ तो षड्यंत्र करेंगे ही करेंगे। तो यही सवाल जो है इनके ऊपर उठाए जा रहे हैं। तो यही सवाल उठाए जा रहे हैं और जो पूरी घटना है उसको लेकर स्क्रिप्टेड बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से, तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का जो आरोप लगा है गृह मंत्री अमित शाह पर, उनसे विपक्ष के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि आखिर अगर उनसे गलती हुई है तो अपनी गलती के लिए माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं। लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और यही बात शिवसेना के नेता संजय राउत भी कह चुके हैं। विपक्ष के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं माफी मांगते जब गलती हुई है, लेकिन गलती मानने को तैयार नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद जैसे ही उनको विपक्ष ने घेरना शुरू किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके बचाव में ढेर सारे ट्वीट कर दिए और ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा है या सही कहा है, वो ये कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। तमाम पुरानी बातें जो बहुत सारी बातें जो तथ्यहीन बातें हैं और व्हाट्सएप में चलती रहती हैं, उस तरह की चीज़ों को उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाते हुए। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, चर्चा इसका जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने जो राज्यसभा में कहा, जो रिकॉर्ड में है, उसमें बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का अपमान हो रहा है या फिर उनका सम्मान हो रहा है। एक बार सुनेंगे क्या कहा था 17 तारीख को अमित शाह ने राज्यसभा में
जब वो संविधान पर चर्चा हो रही थी उसमें बोल रहे थे, और उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको अपमान नहीं मान रही है, उसको कह रही है कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का सम्मान है, वो उनके सम्मान में कहा गया था। सुनते हैं उनका वो बयान, और जिसको ये भी कहा जा रहा है कि उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पूरा मूल आप उसको सुनिए बयान जो है, और उसमें क्या तोड़ मरोड़ की गई है ये भी उसमें दिखाई पड़ेगा, और राज्यसभा का फुटेज है, कहीं दूसरी जगह का है भी नहीं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। तो ये बयान है जिसको लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इस बयान को जब वो दे रहे हैं तो ऐसा नहीं केवल अमित शाह ही बोल रहे हैं, पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं और खिलखिलाकर हंस रहे हैं, और हंसने की, मेज थपथपाने की वहां से आवाजें आ रही हैं। विपक्ष का यही कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के प्रति यही भावना है भारतीय जनता पार्टी की, और अब इस मुद्दे पर इस कदर घिरे हुए हैं कि उससे बच नहीं पा रहे हैं। तो ये अमलेंदु जी जो हम लोग फुटेज अभी देख रहे थे और लगातार उसको हम देख रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का पूरा उनका समर्थन उस पर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से हंसकर वो उसको एक तरह से उसको एंडोर्स कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, पूरे के पूरे भाजपा सांसद उसको एंडोर्स कर रहे हैं, और आज भी पूरे के पूरे भाजपा सांसद जो हैं वो ये तो तख्तियां लिए हुए हैं कि सांसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा। आज के हैं, आज देख सकते हैं आप देखिए किस तरीके से मोटी मोटी लाठियां जो है सारे भाजपा सांसदों के हाथों में, निशिकांत दुबे कितनी तगड़ी लाठी जो है लेकर हाथ में आए हुए हैं। क्या आज भी कोई इसी तरीके की घटना अंजाम देने का इनका प्लान है? क्या इसी तरीके का कोई षड्यंत्र है? ये साजिशें रची जा रही हैं जी, विपक्ष के लोगों को धमकाने, मारने, पीटने की लाठियों से, इस तरह की कोई चीजें। तो ये साफ दिखाया जा सकता है कि इन सब सांसदों के हाथ में लाठियां हैं, और लाठियों में पतले पतले जो है वो पोस्टर चिपके हुए हैं जिसमें लिखा गया है कि सांसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और वही हम लोग देख रहे थे विपक्ष का वो केवल पोस्टर उनके हाथ में हम देख सकते हैं। ये तो जो सत्ता पक्ष के ये विपक्षी सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बाबा साहब की तस्वीरें लिए हुए, स्लोगन लिखे हुए, पोस्टर लिए हुए हैं, या फिर यहां हम देख सकते हैं। तो यहां पर कहीं किसी को डंडे लाठी की जरूरत नहीं पड़ी, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, वही कह रहा हूं, अपने पोस्टर लहराने के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को लाठी डंडों की जरूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष के लोग जो लाठी डंडे लेकर आए, और इनको आने कौन दे रहा है संसद के अंदर लाठी डंडे लेकर? बिल्कुल, ये लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर सवाल है। लोकसभा अध्यक्ष ने आज कहा कि संसद की गरिमा बचाए रखने का दायित्व दोनों का है, सत्ता पक्ष विपक्ष का भी है, लेकिन ये लाठियां लेकर जो आ रहे हैं, हिंसा करने जो आ रहे हैं, लाठियां लेकर के, लाठी लेकर हिंसा करनी आएगा ना आदमी जी। तो लाठियां लेकर जो बीजेपी के सांसद जा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है ओम बिरला साहब का? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते इन सांसदों के खिलाफ? जी बिल्कुल, तो ये प्रदर्शन जारी है, लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुई है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष किस तरह की रणनीति अपना रहा है, वो क्या पीछे नहीं हटने की बात कर रहा है। क्या कह रही है प्रियंका गांधी, सुनते हैं एक बार। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज इसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए सब डिस्ट्रैक्शन है बस। तो भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं, यही बात जयराम रमेश और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। और आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन अब स्थगित कर दिए गए हैं निश्चित काल के लिए। आज आखिरी दिन था भी, निश्चित काल के लिए स्थगित होना भी था। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर आ रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, उनके निधन की खबर आ रही है। और क्या जानकारी है अमलेंदु जी, वहां पर कहां थे वो? चंडीगढ़ में थे या फिर गुड़गांव में थे?
हाँ, ओम प्रकाश चौटाला के निधन की जो खबर है उसमें और क्या अपडेट है? हाँ, अभी समीर जी इसके मालूम करते हैं इसकी अपडेट क्या है। अभी तो केवल इतनी अपडेट आई है कि उनका निधन हो गया है और वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। तो इसको अभी मालूम करते हैं कि वो उनका निधन कहाँ हुआ है और क्या उनका कार्यक्रम है आगे का उनके। जी बिल्कुल। तो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और इंडियन नेशनल लोक दल के नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक उनका वहां पर गठबंधन रहा। हालांकि बाद में उनकी पार्टी भी टूट गई और उनकी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी टूटा। उनकी पार्टी से टूटी हुई पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और फिर वो भी गठबंधन टूटा। तो बहुत एक अहम उनका किरदार रहा हरियाणा की राजनीति में। उनके पिता चौधरी देवीलाल भी मुख्यमंत्री रहे और बहुत एक वरिष्ठ नेता रहे चौधरी देवीलाल। तो उनके बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला, उनके निधन की खबर आ रही है और जानकारी जैसे ही हमें मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि संसद के दोनों सदन अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन है गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उस पर उनके अपमान का आरोप लगा रहा है विपक्ष और विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है संसद परिसर के भीतर भी और संसद के बाहर भी। इसको लेकर देश के तमाम जगहों पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन संसद में जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है आप देख सकते हैं विपक्षी नेताओं के, इंडिया गठबंधन के, उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, ये सारी पार्टियां उस प्रदर्शन में शामिल हैं और मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। जी बिल्कुल, अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है और विपक्ष इस पर लगातार डटा हुआ है कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये विपक्षी मांग है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी पे हमला और जो बताया गया कि बीजेपी के जो सांसद हैं जो घायल हो गए हैं, आईसीयू हैं, ये सब बीजेपी की स्क्रिप्टेड है प्लानिंग ताकि असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। लेकिन देश का ध्यान असली मुद्दे से नहीं हटेगा। और इस बीच खबर समीर जी ये भी है कि कई दलित संगठन ये तैयारी कर रहे हैं कि 25 दिसंबर को जो मनुस्मृति दिवस है उस पर पूरे देश भर में मनुस्मृति चलाई जाएगी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जाएगी 25 दिसंबर को। इस तरीके की तैयारियां भी शायद चल रही हैं, कुछ सूचनाएं सूत्रों के अनुसार मिली हैं। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर न केवल राजनीतिक दल बल्कि तमाम सामाजिक संगठन और दलित संगठन भी गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन है, इसमें डिंपल यादव दिखाई पड़ रही हैं। डिंपल यादव ने क्या कहा इस प्रदर्शन को लेकर और गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर, एक बार सुनते हैं। जहाँ पे आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे बिकॉज दे हैव नॉट ओनली इंसल्टेड द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, दे हैव इंसल्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऑल्सो, हु इज एन आइडल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैम, कांग्रेस ने भी कल शिकायत की थी लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी है जो अस्पताल में अभी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकर द्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे स्टेज में लोग थे डेफिनेटली वो गिरेंगे बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं कैसे बैलेंस बना पाएंगे। तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। तो ये इस पूरे जो घटना हुई कल संसद के परिसर में और वहाँ पर जो सीढ़ियों पर गिरने की घटना हुई, धक्का मुक्की के आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से ये प्लान्ड वे में हुआ है, स्क्रिप्टेड था, यानी सारी चीज़ें सोच समझ कर की गई हैं। गिराने की घटना से लेकर और आईसीयू में भेजने की घटना से लेकर और प्रधानमंत्री का हालचाल पूछना और तमाम मंत्रियों का फटाफट अस्पताल जाकर हालचाल लेना, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अपमान का आरोप लगा है गृह मंत्री अमित शाह पर और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पर, उससे ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन वास्तव में क्या हुआ उसके बारे में सुनते हैं क्या कह रही हैं कुमारी शैलजा जो कांग्रेस
कांग्रेस की सांसद हैं, वो भी वहां मौजूद थी और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पूरी चीज की उसकी शिकायत की है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष ने भी अभी कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया है, ना ही उन्होंने जांच कराने का कोई आश्वासन दिया है। कांग्रेस के नेता एफआईआर कराने के लिए भी गए, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और बीजेपी के सांसदों की एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई जो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कराई थी। लेकिन वहां जो मौजूद लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनसे सुनते हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस की नेता है, सांसद है, वो खुद वहां पर मौजूद थी। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं, कैसे ये धक्का मुक्की हुई और कैसे सांसद लोग गिर गए। They are the ones, BJP tried to stop the Congress when Speaker has given clear instructions that no one should demonstrate on the steps, but BJP tried to block everybody's way on the way to Parliament, to attend Parliament. Now Congress MPs are They protesting manhandled outside the Rahul Parliament. ji, they manhandled our president, and now they want to actually divert all the attention. Now all opposition. क्या कह रही हैं कि किस तरह से वहां बीजेपी के लोगों ने, सांसदों ने धक्का दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए, कई सांसद गिर गए और सीढ़ियां इस तरह से रहती, अगर वहां पर किसी को धक्का दिया जाएगा तो गिर ही जाएगा। यानी पूरी तरह से ये स्क्रिप्टेड पूरा मामला था और जानबूझकर ये किया गया ताकि ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन और आम आदमी पार्टी के भी नेता ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी उस प्रदर्शन में, चूंकि पूरा विपक्ष उसमें शामिल था। एक बार देखते हैं कि संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और क्या कहा है, किस तरह से ये पूरे षड्यंत्र को लेकर उन्होंने जो बात कही है। संजय सिंह लिखते हैं कि बीजेपी लोमड़ी की तरह चालाक पार्टी है, इनकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। बीजेपी ने जानबूझकर बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा बदलने की कोशिश की। धक्का मुक्की सिर्फ भाजपाई नौटंकी का हिस्सा है, चाहे जितनी एफआईआर करो, धक्का मुक्की करो, हमको गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमलेंदु जी, ये भी वही बात कह रहे हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं जयराम रमेश कह रहे हैं, कुमारी शैलजा तो वहाँ मौजूद रही और वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये बताती हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अब तक कोई वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज नहीं आया जिससे ये पता चले कि आखिर धक्का मुक्की किसने की। और जो राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या वास्तव में राहुल गांधी ने धक्का दे दिया? हाँ, देखिए समीर जी, ये आएंगी भी नहीं ये सीसीटीवी फुटेज सामने जी। सीसी फुटेज सामने आ जाएंगी तो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा एकदम से। और चूंकि उसमें साफ दिख रहा है, जो वीडियोस आए हैं और मीडिया चैनल्स के वो सब आए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी को पे हमला करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें हाथों से और लाठियों से रोका जा रहा है राहुल गांधी को। और धक्का जो है वो बीजेपी के सांसद सब दे रहे हैं। और पप्पू यादव जो वहाँ मौजूद थे, पप्पू यादव जो है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, जिस समय ये घटना हुई उस समय राहुल गांधी वहाँ नहीं थे, प्रियंका गांधी पे ये हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद वो राहुल गांधी को फुटेज हम लोग देख सकते हैं इसको, अगर हम पूरी स्क्रीन पर देखें कि विपक्ष के सांसद सदन के भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां दरवाजे पर ही मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और उनके हाथों में डंडे हैं बड़े बड़े, जिन पर छोटे छोटे पोस्टर लगे हुए हैं और उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। यही कुमारी शैलजा कह रही थी। और देखिए यहाँ पे राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी है और तमाम महिला सांसद है, खड़गे दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं। और ये वही बात कह रही है कुमारी शैलजा कि जब सीढ़ियों पर और वहां पर प्रदर्शन करने की मनाही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा दरवाजा और प्रवेश द्वार छेक कर क्यों खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। लेकिन स्पीकर इस पर क्या संज्ञान लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी और जो चीजें होंगी। लेकिन और स्पीकर और राज्यसभा के जो सभापति हैं, दोनों पर आरोप लगते हैं। राज्यसभा के सभापति को नोटिस भी दिया गया, लेकिन अमलेंदु जी उस नोटिस को खारिज कर दिया गया है। ये कहा गया है कि वो तकनीकी खामियां उसमें बताकर उसको खारिज कर दिया गया। हाँ, ये बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट की स्पेलिंग जो उसमें सही नहीं लिखी, सही नहीं है, नाम की स्पेलिंग, लेकिन जगदीप धनखड़ का नाम तो लिखा है ना। हाँ जी, हाँ। तो ये अब बहुत खैर बहाने चाहिए, कुछ ना कुछ जो है उसके आधार पर किया जा सकता है, तो बहाना है, क्योंकि वो चर्चा करानी नहीं थी। लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती या ना होती, उससे ज़्यादा बेइज्जती जगदीप धनखड़ की हो चुकी, क्योंकि 70 सालों में पहली बार है कि राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया
वो भले ही तकनीकी त्रुटि के कारण खारिज कर दिया गया हो, जी। तो ये व्यक्तिगत तौर पर जगदीप धनखड़ साहब की बेइज्जती है और इसको उनको स्वीकार करना चाहिए। और यही नहीं, 6 महीने के भीतर 2 बार जी, दो बार पिछले सत्र में भी उनके खिलाफ तैयारी की गई, हालांकि नोटिस नहीं दिया गया था क्योंकि तब तक सत्रावसान हो गया, लेकिन इस बार तो बाकायदा नोटिस दिया गया। और बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि यह पहली बार हुआ कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर उन पर अविश्वास जताया, उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया, और ये अपने आप में एक बहुत अपमानजनक बात है उस पद के लिए। तो जाहिर तौर पर ये सवाल भी उठ रहे थे कि नोटिस देने के बाद ही सभापति को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अब उस नोटिस को भी खारिज कर दिया गया है। और यही चीजें हैं, अब लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष से सवाल पूछा जा रहा है कि आपके आदेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे उन दरवाजों को बंद करके उन्होंने क्यों रखा था, प्रदर्शन कर रहे थे, जहां से जो एंट्री द्वार है, जो प्रवेश द्वार है। अब इसका जवाब वो क्या देते हैं। लेकिन आज दूसरा दिन है, यानी 24 घंटे बीत चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का जवाब तो अभी तक नहीं आया होगा अमलेंदु जी, या कोई सूचना है कि नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का कोई जवाब दिया है या उस पर कोई एक्शन लिया है, उस पर कोई जांच बिठाई गई है या बीजेपी सांसदों के खिलाफ कोई FIR जो है वो ओम बिरला साहब ने दर्ज कराई है। अभी तक इस तरह की कोई सूचना अभी तक तो आई नहीं है, कम से कम हम लोगों के पास सूचना नहीं है जी कि कोई जवाब उसका दिया गया हो। और अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और आरोप लगा रहा है कि तमाम ऐसी घटनाएं जानबूझकर क्रिएट की जा रही हैं जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान राज्यसभा के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उस पर बिना उनसे माफी मंगवाए और बिना उनके इस्तीफे के विपक्ष शांत नहीं होने वाला है। एक बार सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। इस जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये रणनीति है उस पर कैसे उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि ये पहली बार नहीं है, ये उस पार्टी की अपनी रणनीति है, उसकी आदत है, हैबिट है। सियासत गर्म है सर, क्या मांग होगा तो क्या बाहर लेके जाएंगे सर? बोले तो एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। और सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। राहुल गांधी पर FIR हुई है सर, देखिए ये हालांकि मेरी स्पीकर साहब से बात नहीं हुई और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स से बात नहीं हुई, लेकिन ये लोकसभा का परिसर है, इसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम अगर कोई है तो स्पीकर साहब हैं। अब सोचिए आप, बीजेपी के लोग तो स्पीकर के साहब के ऊपर भी चले गए,
हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई, लेकिन ये जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीजों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें, और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं, और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। और मैं तो फरक्काबाद के सांसद जी को देख रहा था, वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। अगर उनको इलाज दवाई की जरूरत हो तो उनके लिए सलाह यही है कि हम फरक्काबाद से डॉक्टर बुला करके फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। तो जो आपने सुना क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल पूर्व नियोजित थी, यानी स्क्रिप्टेड थी, सब पता था कि कब क्या कैसे होना है, और तंज भी कस रहे हैं कि जो मुकेश राजपूत हैं, फर्रुखाबाद से सांसद हैं, जो उन्हीं की पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के जिस नेता को हरा कर आए हैं वो डॉक्टर हैं, अगर वो कहें तो उनको भेज देंगे। तो ये आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या जहां पर उनका इलाज चल रहा है अमलेंदु जी, उन डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है क्या इन लोगों को? क्योंकि जो डॉक्टरों के भी बयान इस तरह के आए हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, डॉक्टरों के जो बयान आए हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, और ये भी कई तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ मजाकिया लहजे में हो रहे हैं कि वो डॉक्टर से कहा जा रहा है कि भाई इनके पट्टी ठीक से बांध देना ताकि जो है वो मालूम पड़े कि चोट ज़्यादा लगी है। तो डॉक्टर पूछता है कि ये कहाँ पे लगी, इतना बता दो तो हम वहाँ पे लगा देंगे, ज़्यादा लाल स्याही वहाँ पे ओढ़ देंगे। तो ये इस तरह की सब बातें चल रही हैं। असल में मुकेश राजपूत जो है उनके ऊपर आरोप ये है कि उनको जबरदस्ती जिताया गया है, और वो जिन डॉक्टर नवल किशोर का जिक्र कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के फर्रुखाबाद से उम्मीदवार थे, जिनको हराया है, जिनको पहले जीत मिल गई थी और बाद में उनको हरा हुआ 1,500 से शायद जीते थे। तो बाद में उनको हरा हुआ घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें बताओ तो डॉक्टर नवल किशोर क्या उनका इलाज करवा देंगे। ये मसला है, ये मसला है, यानी उस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से स्क्रिप्टेड बताया जा रहा है, और उस स्क्रिप्टेड घटनाक्रम के प्रमाण इस बात से भी मिल रहे हैं कि उसका कोई प्रमाण भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रस्तुत कर पा रही है। जो सांसद ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास भी नहीं, जबकि आजकल बाहर तो सारे सांसदों के पास वीडियो क्लिप्स भी होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल ही वो क्लिप उस वीडियो क्लिप को अपलोड किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, और दिखाया था कि किस तरह से वहाँ धक्का मुक्की हुई है, और किस तरह से राहुल गांधी को धक्का दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया, और वो पूरा घटनाक्रम रहा। तो अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं पेश कर पाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसलिए विपक्ष के इन आरोपों को और भी ज्यादा मजबूती मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि अगर माफी मांग लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो उन्होंने बयान दिया है, आपत्तिजनक बयान है, अपमानजनक बयान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। करोड़ों लोग जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वंचित लोग हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। अगर उनके लिए आपने अपमानजनक शब्द कहे हैं तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? लेकिन माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, और अमित शाह क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव क्यों नहीं बना रही है कि वो माफी मांगे। और तो उसको सुनते हैं क्या कहा है गौरव गोगोई ने। लेकिन माफी मांगने को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, वो बिना माफी मांगे अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि संसद भले स्थगित हो गई है, सत्रावसान हो गया है, लेकिन ये जो हमारी मांग है कि अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दें, वो मांग और उसके खिलाफ आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो सुन लेते हैं गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं अमित शाह। अलग वीडियो चलाया जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ये ऑपोजिशन पे आरोप है। इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कंट्रोवर्सी आपका। देखिए, अमित शाह जी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने तक तैयार थे, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। यही उनके घमंड और अहंकार को दर्शाता है। इस घमंड को झुकना पड़ेगा। बाबा साहब के प्रति जो अपमान हुआ कोई सहने नहीं वाला, और बाबा साहब के सामने अमित शाह जी को झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा खड़गे जी ने रेजिग्नेशन की बात कही, रेजिग्नेशन तो दे दूंगा मगर 15 साल अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। और आज पार्लियामेंट में भी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर कांग्रेस पार्टी?
तो ये है, बता रहे हैं गौरव गोगोई क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं, अहंकार है। और वास्तव में जो विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह ने कोई नई बात नहीं कह दी, बल्कि उनकी पार्टी की, उनकी विचारधारा की सोच ही यही है डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर और संविधान को लेकर। और जो बात अचानक उनके मुंह से निकल गई, और ये भी है कि वो रिकॉर्ड में वो पहले से ही पता थी, चूंकि उनके भाषण की जो उसकी स्क्रिप्ट निकाली गई तो उसमें भी वो बात लिखी हुई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि ये इस चीज़ को लेकर कोई उसमें तोड़ मरोड़ की गई हो। अमित शाह ने क्या कहा उस भाषण की, उस क्लिप को हम आपको सुनाते हैं जो राज्यसभा में उन्होंने कहा, और जिस बयान पर उनके इतना हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष मांग कर रहा है, और विपक्ष ही नहीं बल्कि देश भर में तमाम सामाजिक संगठन और दलित संगठन मांग कर रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दें। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी ये बयान है जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष मांग कर रहा है कि माफी मांगे गृहमंत्री अमित शाह। और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले हमलावर हुए विपक्ष के ऊपर ही, और ये कहा कि ये तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनके पास नोटिस भेजा गया, ट्विटर के पास नोटिस भेजा गया कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन ट्विटर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। ट्विटर ने कहा कि ये हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इज्जत करते हैं और हम जब कोई गलत चीज़ नहीं है तो उसको हम नहीं हटा सकते हैं। तो ये, लेकिन उसके बाद फिर ये शांत हो गए कि यो तोड़ मरोड़ कर बयान दिया गया। और फिर जैसा विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे से भटकाने के लिए तमाम दूसरे सीन क्रिएट किए जा रहे हैं। जी समीर जी, दूसरे सीन किए जा रहे हैं, वो असली मुद्दे से ध्यान हटकाया जाए ताकि अमित शाह को माफी ना मांगना पड़े, इसकी जुगत की जा रही है। लेकिन ये जुगत कामयाब होगी नहीं, चूंकि सूत्रों के हवाले से समीर जी खबर ये आ रही है कि बहुत से दलित संगठन जो है वो देश भर में व्यापक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने के लिए। मायावती जो है, जो अभी तक जो बहुत खामोश रहती थी बीजेपी के साथ, वो समझ में आता था उनको, लेकिन उनके मतदाताओं का भी उन पर दबाव है कि अमित शाह की इस बात पे आप रिएक्ट कीजिए। तो अब मायावती भी जो है वो खुलकर बोली है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यानी अब जो समर्थक समझे जाते हैं बीजेपी के, वो भी अमित शाह पर दबाव डाल रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए। इधर कल जो अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है जी कि आप लोग बाबा साहब के अपमान पर अपनी राय स्पष्ट कीजिए कि आप अमित शाह के साथ हैं कि आप बाबा साहब के साथ हैं। इस पर दोनों की खामोशी हो गई है। और समीर जी, जो बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ जेडीयू और टीडीपी के सांसद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना जो है वो ये हो, और मोदी शाह जिस तरीके से सदन से गायब हुए हैं, इससे समझा जा सकता है कि कोई अंदर चीज़ें चल रही हैं। इधर आज जो है वो जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने नेता सदन राज्यसभा में जेपी नड्डा और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। वो एक शिष्टाचार भेंट होती है सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद। जी अमलेंदु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही सदन से बाहर हैं, सदन में से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि ये पहली बार ऐसा है कि जब एक ही सत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घिरे हों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घिरे हों और दोनों से इस्तीफे की मांग हो रही हो, और दोनों ही मुद्दों पर न केवल वो अपने विपक्ष के निशाने पर हैं, न केवल अपने सहयोगी दलों के निशाने पर है, चूंकि जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में जो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें सहयोगी दलों के सांसद नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया है कि आप इसमें साथ हैं या नहीं है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम साथ हैं, तो इसीलिए उन्होंने दूरी बना रखी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत मुश्किल भरा क्षण है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए। दूसरी ओर पार्टी के सांसदों का भी पूरी तरह से समर्थन नहीं मिल रहा है, और पार्टी के बहुत से सांसद भी उस प्रदर्शन से दूरी बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा इसका प्रमाण तो तब देखने को आया जब वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर व्हिप जारी किया गया
लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद नदारद थे, आए ही नहीं और जानबूझकर नहीं आए। उनके ना आने का कोई ऐसा कारण नहीं था, दिल्ली में ही थे, लेकिन वोटिंग के समय व्हिप जारी होने के बावजूद नहीं आए। तो अमलेंदु जी, निश्चित तौर पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी सुनाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, बड़ी घंटी है खतरे की। और चूंकि नरेंद्र मोदी अभी तक जो है वो बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, और जो गायब रहने वाले सांसदों के नाम आए हैं समीर जी, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह। तो ये खबर है कि ये 3 भी जो है वो 20 में शामिल हैं। तो नितिन गडकरी को तो वैसे भी प्रतिद्वंदी समझा जाता है नरेंद्र मोदी का, वो लगातार जो है इशारों में नरेंद्र मोदी की आलोचना भी करते रहते हैं। एक अखबार ने तो बहुत पहले खबर छाप दी थी कि वो 150 सांसद लेकर जो है वो पलटी मार सकते हैं, इस तरह की खबरें भी छप रही थी। तो वो है कि सच की नहीं हम नहीं जानते इसको, ये हमारा अपना वर्जन नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन वो समझा जाता है कि वो दावेदार जो है वही थे जिस समय नरेंद्र मोदी को मुख्य प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया। अब वो कांग्रेस के कुछ नेताओं की गलतियों की वजह से नितिन गडकरी पीछे चले गए और नरेंद्र मोदी आगे आ गए, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो उनमें नितिन गडकरी भी शामिल हैं जो बाहर हैं। तो अब क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी में भी कुछ चीज़ें शुरू हो गई हैं, और इसी घबराहट में इस तरीके के अपशब्द जो हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के लिए अमित शाह के मुंह से निकले हैं। मुंह से नहीं निकले हैं, बाकायदा तैयारी के साथ निकले हैं। 34 पेज का लिखा हुआ उनका भाषण है। 34 पेज का एक नहीं 34 पेज का लिखा हुआ भाषण है, और पहले से लिखा हुआ भाषण है, तो वो पहले से तैयारी है कि किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया जाना है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और मोदी और अमित शाह के सदन से नदारद रहने के पीछे भी ये मुद्दा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो पहले दिन से ही, शीत सत्र में पहले दिन से ही और उनको बुलाने की, उनसे उनके बयान देने की मांग हो रही थी, इस्तीफे की मांग हो रही थी, जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा। और अब गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी की है, उस पर बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब इसके खिलाफ एक बगावत के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका पहली जो एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला, एक प्रमाण देखने को मिला कि जब वोटिंग के समय 20 से ज्यादा सांसद आए ही नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी कर रखा था। तो ये सारे तमाम ये घटनाएं हैं जो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। और जो 240 सीटों पर सिमट गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा उसी का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। सहयोगी दलों का दबाव और पार्टी के भीतर का दबाव कि बार बार सरकार को यू टर्न लेना पड़ रहा है। और ये दबाव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल में पहली बार कहना पड़ता है कि ये मेरी सरकार नहीं है। पहले वो कहते थे ये मेरी सरकार है, और अब उनको कहना पड़ता है कि ये एनडीए की सरकार है। ये पूरा दबाव और डर सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, पूरा डर दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है मोदी सरकार नहीं कह रहे हैं। हाँ, 4 जून 2024 के बाद से मोदी जी के मुंह से मोदी सरकार निकलना बंद हो गया है, बीजेपी के नेताओं के मुंह से भी मोदी सरकार निकलना बंद हो गया है। अच्छे दिन की बातें तो करते ही नहीं है, खैर वो तो छोड़ ही दीजिए। ये भी चीजें जिस तरह की सामने आ रही है समझा सकता है। इधर खबर ये है समीर जी कि जो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है, वो उनके अपने निवास, जो गुरुग्राम में उनका निवास है, वहां उनका निधन हुआ अपने निवास पर ही, और 89 वर्ष के थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी एक बाइट आई है, अगर हमारे पास है तो हम उसको सुनवा सकते हैं कि वो ओम प्रकाश चौटाला के लिए क्या कह रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर उन्होंने शोक जताया है। ओम प्रकाश चौटाला का निधन आज हो गया कुछ देर पहले गुरुग्राम में उनके अपने आवास पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और चौधरी देवीलाल वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे थे, और उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम उनका रहा है। ओम प्रकाश चौटाला का भी एक बड़ा नाम रहा है, और पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ वो एनडीए में भी शामिल रहे, लेकिन बाद में एनडीए से नाता टूट गया, और अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ बड़ी पार्टी बन गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शोक जताया है। नायब सिंह सैनी ने लिखा है कि इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए ये अपूरणीय क्षति है।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ये संवेदना संदेश भेजा है नायब सिंह सैनी ने ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर। और सुनते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से अपनी संवेदना जता रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर। थे और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे और वो ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सब मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से काफ़ी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे। हमें लगता नहीं था, अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे, ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरे को तो अभी पता लगा। हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊंगा कि यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये, लेकिन याद ये अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। चौधरी देवीलाल का भी नाम लिया जाता है किसान। ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हरियाणा और देश की सेवा में उचित योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला का अब से कुछ देर पहले निधन हो गया। 89 वर्ष के थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके निधन पर तमाम नेताओं ने शोक जताया है, संवेदना व्यक्त की है। और ओम प्रकाश चौटाला के पिता चौधरी देवीलाल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। तो उनके निधन पर कई नेताओं ने संवेदना जताई है, हरियाणा के भी और देश के तमाम नेताओं ने। और जिस तरह से संसद के अब दोनों सदनों में शीत सत्र जो है अब वो स्थगित कर दिया गया है, निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अब जिस तरह से लेकिन संसद का सत्र स्थगित होने के बावजूद विपक्ष का कहना है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो उसका आंदोलन है, जो मांग है कि वो माफ़ी मांगें और इस्तीफा दें, वो आंदोलन जारी रहेगा। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो राज्यों के मुख्यालय हैं वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम दलित संगठनों के प्रदर्शन हो रहे हैं और दलित संगठनों ने अब इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रखी है। अमलेंदु जी बिल्कुल, दलित संगठन इसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं और पूरे देश भर में तैयारी हो रही है कि अमित शाह का इस्तीफा कराया जाए, वरना अमित शाह माफ़ी मांगे। दो में से एक काम अमित शाह को करना पड़ेगा और इसके लिए सूचना ये मिल रही है कि शायद 25 दिसंबर को जो मनुस्मृति दिवस है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी, उस दिन पूरे देश भर में प्रदर्शन होंगे, मनुस्मृति जलाई जाएगी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जाएगी। ये अभी तक कोई इसकी पक्की सूचना नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। यानी ये इस मामले में न केवल राजनीतिक दल, विपक्षी दल उनके खिलाफ हो गए हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बल्कि तमाम सामाजिक और दलित संगठन भी उनके खिलाफ हैं। और जिस तरह से संसद परिसर में धक्का मुक्की और गिरने की घटनाएं हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के घायल होने की घटनाएं हुई हैं, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड मामला है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा ही करती है, जब गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तब वो ऐसा कहती है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस धक्का मुक्की की बात की जा रही है उसके लिए राहुल गांधी पर आरोप लगाया है, राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। क्या कह रही है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर और संसद में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कह रही हैं? पूरे विपक्ष का आरोप है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है जो अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान में जो बात कही है। प्रियंका गांधी को सुनते हैं। चाहते थे
लेकिन ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी पे FIR हुई, क्या कहेंगे लगाओ एकदम जो सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसी एकदम झूठी बातें, झूठा FIR। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के FIR लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर तो राहुल गांधी पर इसलिए FIR करा दी गई कि ये अडानी पर चर्चा नहीं चाहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उस पर जवाब इनसे मांगा जा रहा है। उस जवाब से लोगों को भटकाने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, प्रियंका गांधी का ये कहना है। और अभी कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जब ये पूछा गया कि राहुल गांधी के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये तो संसद परिसर है, राहुल गांधी तो सड़क चलते भी किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनको बहुत दिनों से जानते हैं। लेकिन उनके खिलाफ आरोप लगे हुए हैं, FIR हुई है, आरोप नहीं लगे हैं, FIR दर्ज हुई है और कहा गया है कि उन्होंने धक्का दिया जिससे बीजेपी के 2 सांसद गिर गए। लेकिन इन सारी चीज़ों से भले ही विपक्ष कह रहा है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, संसद के दोनों सदन स्थगित कर दिए गए हैं अनिश्चितकाल के लिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने की अपनी जो मांग है उस पर अड़ा रहेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो उन्होंने अपमान किया है उस मुद्दे पर वो माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। अब ये जो टकराव है ये अभी आगे भी बना रहेगा और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी नजर आ रही है। भटकाने की जो भी कोशिशें वो कर रही है वो कोशिश भी कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस तरह की कोशिशें लगातार करती रही है, ये विपक्ष के नेताओं का कहना है। बहरहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।